नमस्कार, वंदे मातरम। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन में। प्यारे दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रीजनिंग स्पेशल की जो क्लास है उसका समय हमने चेंज कर दिया है, टाइम टेबल हमने चेंज कर दिया है। ये इंफॉर्मेशन हमने एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड करवा दी थी और यूट्यूब चैनल पे भी मैंने कई बार बताया है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी बताया है कि ये जो क्लास है वो आपकी डेली शाम 6 बजे होगी, यानी शाम 6 बजे हम लाइव होंगे। ये पेड क्लास है, पेड, जो कि आप लोगों ने जो पेड बैच ले रखा है उसकी ये क्लास है। तो प्यारे दोस्तों, वैसे तो हमने इसको स्टार्ट जो किया था इस नए बैच को वो हमने स्टार्ट किया था एनालॉजी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। ऑलरेडी इसकी जो क्लासेस है वो हमारी 3-4-5 क्लास हो चुकी है, कैलेंडर भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन आप सब जानते हैं कि यूपीएसआई का एग्जाम चल रहे हैं, यूपीएसआई के, और यूपीएसआई के एग्जाम के साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि यूपीएसआई में सबसे ज्यादा जो टॉपिक आते हैं वो कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, कथन कार्यवाहियां, है ना, कारण प्रभाव, ये सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने यहां पे बनते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले हम तार्किक जो रीजनिंग है उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो आगे चर्चा होगी उसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल का शेड्यूल मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया डेली। देखो, आज अगर आप लाइव आ गए हैं तो अच्छी बात है, या क्लास को आप बाद में देख रहे हैं तो ध्यान रखें, कल से मुलाकात 6 बजे करेंगे। नोटिफिकेशन आपको 15-20 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आ जाएगी, लेकिन आपको जो आना है वो 6 बजे आना है। 6 बजे करेक्ट, 6 बजे हमारी क्लास यहाँ पे लाइव हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम होगा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी हिंदी में इसको कहेंगे कथन और तर्क, कथन और तर्क। तो आप लोगों को ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा के चीजों को पढ़ना है, क्लियर करना है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले इस निर्देश को हम पढ़ेंगे। इस निर्देश को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है, और फिर आगे चलते हैं। कथन, देखो, निर्देश को पढ़िए। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय करते समय ठोस तर्क और निर्बल तर्क, इनमें जहां तक उनका उस प्रश्न से संबंध हो, प्रभेद कर सकता है या प्रभेद करना वांछनीय होता है। ठोस तर्क महत्वपूर्ण और प्रश्न के से सीधे संबंधित होते हैं। निर्बल तर्क वे होते हैं जो कि कम महत्वपूर्ण और प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं होते हैं। यानी समझना, कथन हम 2 देंगे। मान के चलिए कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, कोई कारण हो सकता है, और दिल्ली जाते समय हमारी जो ट्रेन थी वो दिल्ली यहां से चली, कहीं से भी दिल्ली जा रही थी, उस ट्रेन को जाने में हो गया लेट, किसी भी कारण से हम लेट हो गए। अब एक कारण तो ये हो सकता है कि हम खुद तैयार ना हो पाए हों, एक ये भी हो सकता है कि ट्रेन देरी से हो। तो दोनों की गलती हो सकती है, ट्रेन की भी गलती हो सकती है, हमारी भी गलती हो सकती है, तर्क दोनों ही है, ठीक है। और तर्क जो है वो मजबूत और निर्बल ये होते हैं कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे, ध्यान से समझेंगे। और हमने कोई कथन आपसे कहा, हमने आपसे कहा कि टीवी पर, टेलीविजन पर जितनी भी +18 की मूवीज आती हैं उनको बैन कर दीजिए, उनको बंद कर दीजिए। हमने ये तर्क दिया, तर्क कहा जितनी भी टेलीविजन पर +18 की जो मूवीज आती हैं जिनको छोटे बच्चे नहीं देख सकते उनको बंद कर दें। तो एक व्यक्ति ने तर्क दिया कि नहीं, बंद मत कीजिए, इससे उन लोगों को भी नुकसान होगा जो 18 से प्लस के हैं, फिर वो अपने जो एंजॉयमेंट है उसे कैसे कर पाएंगे, नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको बंद नहीं करना चाहिए। तर्क मजबूत है ठीक है, नहीं के साथ है। तर्क हां के साथ भी करेक्ट हो सकता है कि बिल्कुल हां, बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं
वही ऐसी मूवीज देख देख करके बिगड़ जाते हैं और आने वाले भविष्य को, हमारे देश को सांस्कृतिक रूप से चलने में ये ठीक से अपनी भूमिका को नहीं निभा पाते हैं। तो ये भी ठीक है, दोनों ही तर्क मजबूत हैं। निर्बल क्या होता, कमजोर क्या होता, कि कोई तर्क ऐसा दे रखा होता जिसका कोई तर्क ही मजबूत नहीं है, निर्बल है, कमजोर है, बेकार है, तो उन्हीं को समझना है। तो आपके सामने एक यहां पे एक निर्देश लिखा हुआ है, इस निर्देश को भी पढ़ लो एक बार। Each questions below is followed by two arguments number. First and second, you have to decide which of the argument is strong argument and which is the weak argument. ये एक सूचना है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के बाद दो तर्क दिए गए हैं, तर्क एक, तर्क दो। आपको तय करना है कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा तर्क कमजोर या निर्बल है। गिव आंसर्स, उत्तर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 27 तक हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। अगर आपका कथन या आपका जो तर्क है वो केवल पहला करेक्ट है, पहला तर्क आपका मजबूत है, तो आपका आंसर होगा ए। अगर आपका पहला तर्क मजबूत है तो आपका आंसर होगा ए। अगर आपका दूसरा तर्क मजबूत है तो आंसर होगा बी। अगर आपका या तो पहला या दूसरा, यानी कि इसमें कहेंगे आइदर कंडीशन लगी हुई है, इसमें कहेंगे कि भैया आइदर कंडीशन लगी हुई है, तो आप ऑप्शन सही करेंगे सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अगर आपका ना तो पहला तर्क सही है ना दूसरा तर्क मजबूत है तो आपका ऑप्शन होगा डी। और अगर आपका पहला और दूसरा दोनों ही तर्क मजबूत है तो ऑप्शन होगा ई। ऐसे करके तो आपके एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप पढ़िए इसको। शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैंड, यानी इसका हिंदी में मतलब है क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। यानी दोस्तों जो गर्भावस्था के दौरान, यानी कि जब पेट में, गर्भ के अंदर, पेट में जब बच्चा होता है, गर्भ में जब बच्चा होता है, इसका परीक्षण नहीं करना चाहिए, इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दीजिए, ऐसा कहा गया है कथन के अंदर। दोबारा समझो क्या कह रहा है कि भैया आप जो टेस्ट करवाते हैं ना कि लड़का है लड़की है गर्भ में, वो टेस्ट नहीं करवाना आपको। अब क्यों नहीं करवाना, ये हमने तर्क आपको दिए कि आपको तर्क खुद से डिसाइड करने हैं। पहला कह रहा है जी, अब पहले एक बार दोबारा से पूरे को ऐसे ही पढ़ लो जो इसकी लैंग्वेज है। क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? कह रहा है कि हाँ जी, प्रतिबंध लगा दो, इससे मादा भ्रूण की अविवेकपूर्ण हत्या होती है और अंततः यह सामाजिक असंतुलन की ओर ले जाता है। तो पहला जो तर्क है वो मजबूत तर्क है। क्यों तर्क मजबूत है? वो कह रहा है बिल्कुल भाई साहब बैन कर दो। जो हम लिंग निर्धारण को चेक करते हैं ना कि लड़का है या लड़की है, उसको बंद कर दो। इससे कारण क्या है? इससे मादा भ्रूण अविवेकपूर्ण हत्या होती है। अगर हमें पता लग जाए कि जो गर्भ है उसके अंदर लड़की है तो हम क्या करते हैं? उसकी सफाई करा देते हैं, मरवा देते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि हमको लड़का पसंद है, लड़की पसंद नहीं है। एक तो लड़की दूसरे घर की है ना भाई, वो तो बड़ी हो जाएगी, शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। दूसरा, पूरी जिंदगी भर हमें बैठ के नहीं खिला सकते। तीसरी बात, उसकी शादी में 20-30 लाख रुपए लगेंगे। तो ये सारे कारण हैं, मजबूरियां हैं, दिक्कतें हैं। लेकिन भाई हम ये नहीं सोचते कि जब हमने जन्म लिया है तो वहां भी एक लड़की थी, वहां भी एक महिला का हाथ रहा। हमारी शादी होगी तब भी हमें महिला की जरूरत होगी। ये चीजें हम भूल जाते हैं, नहीं भूलना चाहिए। तो पहला तर्क मजबूत है, बिल्कुल सही है, हम भ्रूण हत्या करते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नहीं, बंद मत करो, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। जो अजन्मे बच्चे हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ, उनको जानने का पूरा अधिकार है। ऐसा कौन सा अधिकार है, कौन सा ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा आप अपने अजन्मे बच्चे को जान सकते हैं कि लड़का है लड़की है? कोई ऐसा अधिनियम नहीं है। दूसरा गलत है, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। अगर ऐसा पहला सही दूसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं देखता हूं यहां पे अक्षय ने आंसर दिया है।
और दीक्षा दीक्षित, आफरीन, वेरी गुड। टिंकू, मेरे ऐप में एक भी पीडीएफ नहीं खुल रही है। पीडीएफ मैंने केवल एक डाली है कैलेंडर की, बाकी पीडीएफ जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तब डालते हैं। चलो करीना, ओके वेरी गुड करीना, बहुत ही सुंदर, जोरदार। जय हिंद राहुल कुशवाहा, जय हिंद, वंदे मातरम। अनुष्का यादव, ओके वेरी गुड, वेलकम आपका। चलिए जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। करिए इसका आंसर। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। स्टेटमेंट कह रहा है क्या भविष्य में भारत में वर्तमान के 2 या कई बच्चों को जन्म देने की छूट के विरुद्ध केवल एक बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। यानी कि जो भारत का भविष्य है उस भविष्य में आप कई बच्चे कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, बस करे जा रहे हैं। इन चीजों पर लिमिट लगा दो कि भैया ये 4-6 बच्चे नहीं चलेंगे, कुछ लिमिट लगाओ। मैं कब कह रहा हूं 1 करो 2 करो, वो मर्जी है, लिमिट लगाओ। तो आपसे तर्क क्या कह रहा है? कह रहा है क्या भविष्य में क्या भविष्य में भारत के में वर्तमान के 2 या कई बच्चों को जन्म देने की छूट के विरुद्ध केवल एक बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य किए जाने चाहिए। मतलब आपसे ये तर्क तो ये कह रहा है कि एक ही बच्चा करो, एक से अधिक नहीं करने आपको, 2 या 3 नहीं करने। तो आर्ग्यूमेंट है, तो तर्क है, क्या कह रहा है तर्क, ध्यान दें। तर्क कह रहा है कि हां जी बिल्कुल बाध्य कर दो, एक ही बच्चा करना है। भारत की लगातार बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र तरीका है। तो एक बात समझिए, क्या आप देख सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को कम करने का केवल एकमात्र यही तरीका हो सकता है? बताओ कि आप जो है केवल एक बच्चे को छूट दें, 2 बच्चे हो जाएं, उन पे बिल्कुल रोक लगा दें। तो जहां आप देखेंगे एकमात्र तरीका, जहां आप देखेंगे एकमात्र तरीका, तुरंत आप उसको क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। किसी भी कारण का या किसी भी परेशानी का हल कारण केवल एक नहीं हो सकता। एकमात्र जहां आ जाए आप तुरंत गलत कर दें, एकमात्र जहां दिखे तुरंत गलत कर दें। एकमात्र कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये नोट कर लो नोटपैड में, फटाफट से नोट कर लो। बिल्कुल आफरीन ने करेक्ट कहा है। दूसरा आपसे कह रहा है नो, दिस टाइप ऑफ प्रेशर tactic is not adopted by any other country in the world। देखो, नहीं, इस तरह की दबाव डालने वाली नीति विश्व में किसी भी देश द्वारा नहीं अपनाई जाती है। तो भैया दूसरा ऑप्शन भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है भाई? जब कभी भी हम तुलना करेंगे किसी से भी तुलना करेंगे, तुलना गलत हो जाएगी। किसी शहर से, किसी देश से, किसी गांव से, किसी व्यक्ति से तुलना करोगे, गलत कर दोगे आंसर। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस के साथ भी और ये क्लास नोट्स भी, दोनों चीजें मिलेंगी साथ का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पढ़िए इसको, आंसर कीजिएगा जल्दी से। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, खूबसूरत प्रश्न है, आप आंसर करें इसका। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यानी जो कथन स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? शुड देयर द कंप्लीट बैन ऑन मीनिंग ऑफ कॉल इन इंडिया, माइनिंग सॉरी, मीनिंग नहीं, माइनिंग। शुड देयर बी कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग ऑफ कोल इन इंडिया, यानी क्या भारत में कोयले के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? बताओ, जो कोयला खनन है क्या उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाना चाहिए? तो आपसे क्या कह रहा है? पहला कह रहा है हाँ जी बैन लगाओ, यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का भंडार अधिक दिन नहीं चलेगा।
समझ रहे हैं? वो आपसे कह रहा है कि जी बिल्कुल कोयले के खनन पर प्रतिबंध लगा दो, कोयला खोदना बंद कर दो। यदि ऐसा नहीं किया, यदि मौजूद रफ्तार से खनन कार्य चलता रहा तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं चलेगा। एक बात बताइए, ये कोई तर्क मजबूत था? आप खुद सोचिए। मैंने आपसे कहा कि बच्चे कोयले के खनन पर रोक लगा दो। आप में से एक टैलेंटेड बच्चा था, कहा कि नहीं सर गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बंद बंद कर दो कोयले के खनन को, क्योंकि कोयला इसी तरीके से खर्च होता रहा ना, खत्म होता रहा तो ये तो खत्म हो जाएगा कोयला। समझ रहे हो? तो मेरे भाई अगर कोयला खत्म हो जाएगा क्या करोगे उसका? कोयले को स्टोर करके उसका क्या करना है? जलाने के काम आएगा। बताओ। तो ये कोई तर्क मजबूत नहीं है कि आज है तो आज यूज नहीं कर रहे, कल का डर कर रहे खत्म हो जाएगा। कल भी तो खत्म होगा भाई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम इसको पर्याप्त तरीके से यूज करते रहे, चलो 10-20 साल में खत्म हो जाएगा, हो सकता है तब तक कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए। तो ये कोई इसका तर्क मजबूत नहीं लग रहा, है ही नहीं तर्क मजबूत। तो दूसरा, पहला जो तर्क है वो क्या है? मजबूत नहीं है, निर्बल है, कमजोर है। ठीक है। दूसरा, देखिए दूसरा आपसे कह रहा है नो वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ एफिशिएंट। नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। यानी आपसे क्या कह रहा है, क्या कोयले में क्या भारत में कोयले के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? वो कह रहा है नहीं, प्रतिबंध मत लगाइए। क्यों मत लगाइए प्रतिबंध? क्योंकि हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। क्लास रुक गई क्या? एक सेकंड। ठीक है, तो दोबारा से पढ़ता हूं मैं, शायद मुझे ऐसा लगा क्लास रुक गई, तो फोन में नेटवर्क नहीं थे, क्लास चल रही है। तो आपसे कह रहा है कि क्या भारत में कोयले के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? तो कह रहा है कि नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे पास कौन से जो वैकल्पिक स्रोत हैं वो पूरे हैं? नहीं है। अगर कंप्लीटली हमारे पास पर्याप्त होते तो हम कोयले को तो बंद कर सकते थे, नहीं कर देते, खुद ही कर देते। ट्रेन जो है कोयले की, आज भी कोयले की ट्रेन चल रही है, क्या उनके पास कोई और कोई ऐसा रास्ता है? कह रहे हैं आप बिजली का रास्ता है गुरु, लेकिन भाई कई जगह अब भी ऐसी है, पहाड़ी इलाके हैं, जंगली इलाके हैं जहां बिजली नहीं हो सकती, वहां पर ट्रेन जा रही है। असम जैसे जगह पर, लेह जैसी जगह पर, है ना, और उत्तराखंड में कई पहाड़ों पर ट्रेन जा रही है। कैसे जा रही है? वो कोयले की है, कोयले से जा रही है। तो क्योंकि हमारे पास पर्याप्त चीजें नहीं है, हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी जिससे हम बिजली बना रहे हैं, उसमें किस चीज की जरूरत हो रही है? यूरेनियम की। साथ ही साथ कोयले की भी जरूरत हो रही है, बिना कोयले के तो बिजली भी नहीं बन पा रही है। तो सोलर पैनल जैसी चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, हम धीरे धीरे जो है इंप्रूव कर रहे हैं उन चीजों को, लेकिन 100% अभी हमारे पास पर्याप्त स्रोत नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है भैया, पर्याप्त स्रोत नहीं है इसलिए बंद मत करो, ये करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? बताओ फटाफट से। आफरीन, वीडियो चिपक गई सर। अच्छा, अब ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अच्छा, सबकी रुक गई देखिए क्लास, एक बार बताना। सॉरी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अब मैं इसको देखो, जो इंग्लिश का है उसको एक बार आप देख लें, बाकी पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे जाए।
यहां से पढ़ना शुरू करना है, पढ़ो। क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा दिया जाना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? बताओ, बहुत सुंदर प्रश्न है। सर एक बार स्क्रीन को नीचे करना चाहिए। इंग्लिश में देखना है आपको भाई, फिर हिंदी वाला नहीं दिखेगा मेरे भाई। अगर इंग्लिश में भी देखना है तो पीडीएफ दे देंगे आपको। शुड ऑल द स्लम्स इन बिग cities be demolished and the people living in such slums be relocated outside the city limits? अब पढ़िए, क्या क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा दिया जाना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? तो देखिए जरा, समझिए क्या कह रहा है। क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा दिया जाना चाहिए, इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा से बाहर बसाया जाना चाहिए? तो तर्क क्या कह रहा है भाई? पहला तर्क कह रहा है आपसे कि जी नहीं, ऐसा नहीं करना। ये सभी लोग अपने घर और जीविका खो देंगे, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। ये तर्क मजबूत लग रहा है आपको भाई? उन्होंने ये तर्क में कह रहा है कि नहीं, ऐसा मत करो, यानी शहर की सीमा से बाहर मत बसाओ। ऐसा करोगे तो ये सभी लोग अपने घर और जीविका खो देंगे, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। भाई तर्क जो कथन है ना, उसमें यह कहा गया है कि उनको वहां से हटा करके दूसरी जगह बसाओ। यानी कहने का मतलब उनको दिल्ली जैसे शहर से हटा दिया जाएगा और बाहर जो शहर हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, उन शहरों में बसा दिया जाएगा। तो उनको घर भी दिए जाएंगे, सारी चीजें। बसाने का मतलब बसाने का मतलब यही है कि वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनको घर भी दिया जाएगा, वो झोंपड़ियों में रहते थे तो उनके लिए घर बनवा दिया जाएगा, ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये गलत है। वे लोग अपनी जीविका कैसे खो देंगे? जीविका तब खोते कि उनको भगा दिया जाता, दूसरी जगह घर नहीं प्रोवाइड करवाया जाता, तो वो जरूर अपनी जीविका खो देते। तो पहला जो है वो गलत है, वो अपनी जीविका नहीं खोएंगे। ठीक है, मैं भी चर्चा करूंगा इस पर, लेकिन दूसरे को देख लो। कह रहा है कि हाँ, बड़े शहरों को विकास गतिविधियां चलाने के लिए अधिक, आगे कहां गया, इससे आगे प्रश्न नहीं है। अधिक, बड़े शहरों को विकास गतिविधि चलाने के लिए अधिक अधिक जगह की आवश्यकता होती है। यह है पूरा। बताओ। तो बिल्कुल सही बात है भाई, बड़े शहरों को विकास गतिविधियां चलाने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है। अभी देखो दिल्ली है, दिल्ली को हमें चलाना है तो उसमें स्थान ज्यादा चाहिएगा, हमको बड़े स्थान की जरूरत होगी। अब सोचिए कि कहीं बहुत अच्छी जगह है, वीआईपी जगह है, एयरपोर्ट है, और वहां पर झुग्गी झोंपड़ियां पड़ी हुई हैं कई हजारों बीघा में। अगर उन झुग्गी झोंपड़ियों को हटा दिया जाए वहां से और कहीं ऐसे सस्ते शहर में उनको शिफ्ट कर दिया जाए और उनको एक एक घर दे दिया जाए, या और भी कोई व्यवस्था उनको कर दी जाए, कामकाज की व्यवस्था कर दी जाए, और उस जगह को किसी और इस्तेमाल में लगा दिया जाए, तो वहां पर बड़े बड़े होटल, बड़े बड़ी जो इंडस्ट्रीज ओपन हो सकती हैं, जो ऐसे काम में इस्तेमाल हो कि जो बहुत महंगी जगह हैं, जैसे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, या फिर और भी चीजें, पार्क वगैरह बना दिए जाए, जिससे इनकम सोर्सेज बढ़ जाए। वो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग वहां पे कुछ करेंगे तो नहीं, केवल वहां रहेंगे, तो रहे हुए दूसरी जगह भी सकते हैं। ठीक है, उससे अच्छी जगह, उस एरिया से अच्छी जगह दूसरी मिल सकती है उनको, और उससे अच्छे घर दूसरी जगह दिए जा सकते हैं। हालांकि उस जमीन की कीमत बहुत होती है, करोड़ों अरबों में होगी, लेकिन दूसरी जगह में 1 करोड़ में वो विद जमीन और घर के रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ध्यान दीजिए इसका।
पढ़िए प्रश्न को, फटाफट से पढ़िए, जल्दी से आंसर कीजिए। टिंकू, अक्षय, दीक्षा, आफरीन, समझ में आया आपको सबको? अनुष्का ओके, वेरी गुड। रक्षाराम, रक्षाराम आज तो तुम्हारी में भी लाइव लगा दी है क्लास, थर्ड बैच में भी। चलो प्रैक्टिस कर लो, तुम भी याद रखोगे। बताओ इसका आंसर। Should there be an uniform for students in college in India as in school? क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की भी विद्यालयों की तरह निश्चित पोशाक होनी चाहिए? महाविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनको भी विद्यालयों की तरह ही निश्चित एक बढ़िया बढ़िया जो लिमिटेड पोशाक होते हैं, निश्चित पोशाक होते हैं, वो होने चाहिए। यानी कि आप देखेंगे सफेद शर्ट खाकी पैंट, सफेद शर्ट सिलेटी पैंट, सफेद शर्ट ब्लू पैंट, सफेद शर्ट ब्लैक पैंट, ये सभी अलग अलग स्कूलों की अलग अलग तरह की जो है ड्रेस होती है। तो ऐसी ड्रेस यूनिवर्सिटी में कर दी जाए, महाविद्यालयों में, तो ऐसा तो तर्क ने कहा है, आपको तर्क कथन में कहा गया है, तो कथन तो आपको सही मानना ही है। तो पहला आर्ग्यूमेंट आपसे कह रहा है, पहला तर्क आपसे कह रहा है कि यस, हाँ, यह विद्यालयों के परिवेश में सुधार लाएगा क्योंकि सभी विद्यार्थी अच्छी पोशाक पहने हुए होंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, फायदा मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। आप स्कूल में जाते हैं, ड्रेस क्यों पहनते हैं? ड्रेस का कारण क्या होता है? ड्रेस पहनने का कारण यह होता है कि मान के चलिए आप बहुत अच्छे घर से हैं, बहुत करोड़पति फैमिली से हैं, और एक कोई गरीब फैमिली से कोई बच्चा आता है, तो जो अमीर होगा वो तो अच्छे अच्छे कपड़ों में, बेहतर कपड़ों में जाएगा, खूब सज धज के जाएगा, जींस विंस होगी, उसके बाद फटी हुई जींस होगी, शर्ट टी शर्ट भी होगी, तो और बढ़िया बढ़िया कंपनीज की होंगी। और जो गरीब होगा वो एक फटी हुई शर्ट, बिल्कुल गंदे से कपड़े पहन के आएगा। तो दोनों में अंतर वहीं से पता लग जाएगा कि ये गरीब का बच्चा है, ये अमीर का बच्चा है। जबकि स्कूल में हम कोई भेदभाव नहीं करते, कोई अमीर है, ये गरीब है, वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहा है वहां पे। तो अगर उसके पास एक ड्रेस होगी, परमानेंटली अमीर हो या गरीब, सफेद शर्ट और काली पैंट में दिखाई देंगे, तो सब एक जैसे दिखाई देंगे, नहीं, सब एक जैसे दिखाई देंगे। तो इस कंडीशन में ये फायदा है, महाविद्यालयों के परिवेश में सुधार लाएगा क्योंकि सभी विद्यार्थी अच्छी पोशाक पहने हुए होंगे। बिल्कुल सही बात है, पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मनपसंद पोशाक पहनकर कॉलेज आने की छूट होनी चाहिए। चलो ये तो ठीक है कि मनपसंद जो है कपड़े पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये थोड़ी है कि मनपसंद का तो कुछ भी चलेगा, कॉलेज में आ रहे हो कॉलेज की तरह ही जाओगे। पूरी पैंट ऊपर से नीचे तक फट रही है, टी शर्ट यहां तक है, डोले दिख रहे हैं, और एक कटिंग वटिंग करके एकदम हनी सिंह की तरह, तो फिर मामला खराब हो जाएगा ना। अनुशासन कहाँ रहेगा कॉलेज में? फिर तो अच्छे नहीं लगोगे, स्टूडेंट जैसे लगोगी नहीं, फिर तो लगेगा कहीं तुम रैंप पे जो है अपना स्टाइल दिखाने के लिए आए हो। नहीं, तो अनुशासन तो होना चाहिए। क्लास में बैठे होते हो आप, हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लग रहे हैं बोर्ड पे पढ़ाने से, आप चक 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 एक दूसरे से बात कर रहे हो, फोन पे देख रहे हो, मूवी चल रही है, इधर उधर ध्यान चल रहा है, तो क्या होगा? अनुशासन तो नहीं होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, आप तो पढ़ोगे ही नहीं। तो भैया अनुशासन तो जरूरी है, हर काम में अनुशासन जरूरी है। सामने से आप बात कर रहे हो किसी बड़े बुजुर्ग से, तो भी अनुशासन होना चाहिए आपके अंदर। नहीं, कहीं बैठे हुए हो तो भी अनुशासन होना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि टांग ऊपर सर नीचे ऐसे बैठ गए आप। घर में है तो भी अनुशासन है, पिताजी से तमीज से बात करनी है, माताजी से तमीज से बात करनी है, हर चीज में अनुशासन होना चाहिए। तो ये दूसरा क्या है, कह रहा है कि भैया महाविद्यालयों में ये ड्रेस नहीं होनी चाहिए, निश्चित पोशाक नहीं होने चाहिए, विद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासनबद्ध नहीं किया जाना चाहिए, वे उन्हें मनपसंद पोशाक पहनकर कॉलेज आने की छूट होनी चाहिए। गलत, गलत है, हटाओ इसको, गलत है, ये ठीक नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो जल्दी से, आगे बढ़े। फिर इतनी बात आपको क्लियर हुई तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये चैप्टर ही ऐसे हैं जो आपको समझने हैं, बाकी तो सब समझ ही जाओगे। तो पढ़ो इसको। करो जल्दी से आंसर। क्या भारत में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? भारत में विद्युत उत्पादन के लिए, यानी आप बिजली जो बना रहे हैं, इस बिजली को बनाने के लिए आप परमाणु ऊर्जा उपयोग पर पूरी तरह से बैन लगा दो, इसे बंद कर दो। ठीक है। Should the use of nuclear energy to generate electricity be completely banned in India? तो आपसे क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि हाँ जी बंद करो, इनको प्रतिबंध लगाओ। परमाणु, हाँ बंद करो। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से पर्याप्त स्तर तक विद्युत उत्पादन के लिए भारत के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और इसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खुद सोचिए। अभी कह रहा है आपसे कि परमाणु जो ऊर्जा है उस पर प्रतिबंध लगाओ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो परमाणु से बिजली बनाने वाले यंत्र हैं वो लिमिटेड नहीं है, मतलब कम है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। क्या इसलिए अगर कम हमारे पास यंत्र हैं बनाने के लिए, जो इक्विपमेंट्स हैं वो कम है, तो क्या बंद कर दें? यार धीरे धीरे तो बढ़ेंगी चीजें। खुद सोचिए, एक बात बताइए मुझे। अभी इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी आ रही है, बिजली की गाड़ी आ रही है ना, वो 300-400 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज होके, और 1 घंटे तक फुल चार्ज, 1 घंटे में लगभग फुल चार्ज हो जाती है। तो अभी वो नई नई लॉन्च हुई है और उनको चार्ज करने के लिए जो चार्जर की व्यवस्था होती है वो अभी नहीं है हर जगह। आपको पेट्रोल हर जगह मिल जाएगा, सीएनजी भी अब तो जगह जगह मिल जाती है, लेकिन सीएनजी भी बहुत कम जगह पर है। लेकिन मैं केवल पेट्रोल की बात करूं, पेट्रोल की गाड़ियां हैं और पेट्रोल आपको हर जगह मिल जाता है, कहीं चले जाओ, लेकिन आपको बिजली चार्जर हर जगह नहीं मिलेगा। तो क्या बिजली की गाड़ियों को बंद कर देना चाहिए? कारण क्या? क्योंकि चार्जर हर जगह अवेलेबल नहीं है? नहीं। जब उनको बढ़ाओगे, धीरे धीरे बढ़ावा दोगे, लोग खरीदेंगे, तो अपने आप चार्जर बढ़ जाएंगे। ठीक है। ऐसे आप सीएनजी लगाओ, सीएनजी की गाड़ियां सस्ती पड़ती हैं, किलोमीटर में बाइक के मुकाबले पड़ते हैं। बुलेट बाइक है तो उससे भी अच्छी सस्ती पड़ती है 4 पहिए की गाड़ी, तो आदमी क्यों ना 4 पहिए की गाड़ी ले। लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। अब दिल्ली में देखेंगे तो जगह 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 हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन किसी और गांव के क्षेत्र में जाओगे नहीं है। ठीक है। तो इस कारण से क्या हम उस सीएनजी की गाड़ियों को बैन कर दें? नहीं, गलत है, ऐसा गलत है, ये कोई सही तर्क नहीं है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, बंद मत करो, भारत में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं और इसलिए विद्युत उत्पादन हेतु परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। बताओ ये बात सही है गलत है? बताओ फटाफट से, ये सही है या गलत है? तो भैया ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारे पास पारंपरिक स्रोत हैं, कोयला है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो हम क्या करें? भारत में ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत तेजी से समाप्त हो रहे हैं, इसलिए हम विद्युत उत्पादन हेतु परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये बात सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है। तो यहां पे देखो अक्षय का सही आंसर है। और नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए इस प्रश्न को देखिए, पढ़िए। पढ़िए इस प्रश्न को। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ेंगे तभी पता लग पाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। पढ़िए। बताओ। Should all the seniors members of the Indian cricket team be replaced by energetic young players? क्या भारतीय क्रिकेट टीम के सभी वरिष्ठ सदस्यों का ऊर्जावान युवा खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्पादन किया जाना चाहिए? बताओ।
यानी ये आपसे क्या कह रहा है, बड़ी आसान भाषा में समझो, जो क्रिकेट के प्लेयर हैं वो हल्के से ज्यादा एज हो गई है उनकी, हल्की हल्की सी एज बढ़ती चली जा रही है, उन सबको हटाओ और नए नए लड़के रखो, बढ़िया बढ़िया प्लेयर रखो, युजवेंद्र चहल जैसे ताकतवर व्यक्तियों को रखो, है ना। और जो पुराने हैं महेंद्र सिंह धोनी जैसे, उनको क्या करो, थोड़े दिन के लिए या परमानेंटली उनको आराम के लिए भेज दो। ऐसा लॉजिक हम केवल लगा रहे हैं। अच्छा, दिल पे मत लेना, कोई भी किसी के युजवेंद्र चहल प्यारे हों तो ये मत सोचना कि जो है गुरुजी उनकी मजाक बना रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, एक हंसी मजाक एक अलग चीज है, बाकी बढ़िया, सब अपनी जगह अच्छे हैं। तो आपसे कह रहा है कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम के सभी वरिष्ठ सदस्यों का ऊर्जावान युवा खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए? तो कह रहा है कि नहीं, ऐसा मत करो। आगामी विश्व कप में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु वरिष्ठ खिलाड़ियों के अनुभव की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, अभी रिटायर हुए, तो नए नए जितने भी खिलाड़ी हैं उनको नहीं है जानकारी किसी चीज की भी, समझ रहे हो? तो उनके अनुभव की जरूरत होती है। थोड़ा बड़ा हो गया कोई भी खिलाड़ी तो उसको अनुभव तो है, बेशक वो छक्का चौका ना लगा पाए, लेकिन अनुभव तो है उसके अंदर, कहां क्या करना है वो जानकारी तो दे सकता है ना। तो पहला तर्क तो मजबूत है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो जरा, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि हाँ, आगामी विश्व कप क्रिकेट में अन्य टीमों का सामना करने हेतु युवा खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए उन्हें टीम में लगाया जाना चाहिए या लाया जाना चाहिए। तो देखिए जरा भाई, जो आने वाली विश्व कप क्रिकेट की टीमें हैं, इस टीम को, यानी सुनो जरा ध्यान से समझो, वो कह रहा है, पहले कथन को पढ़ो कि भैया सभी जो बुजुर्ग खिलाड़ी हैं ना, जो पुराने पुराने खिलाड़ी, उनको निकाल दो, नए नए लड़कों को रखो। तो कह रहा है कि हाँ रखने हैं ऐसे, क्योंकि आने वाली जो विश्व की क्रिकेट की अन्य टीमें हैं उनको सामना करने के लिए युवा खिलाड़ियों को तैयार करना है हमें। बताओ, मतलब हम वर्ल्ड कप में जाकर के, विश्व कप में जाकर के लड़कों को तैयार करेंगे? नहीं। तैयार करने के लिए तो छोटे छोटे जो है अंडर 19, अंडर 18, अंडर 17 ऐसी चीजों में जाकर तैयार करेंगे। वर्ल्ड कप में जाकर तैयार करेंगे, वहां तो सब तैयार लोग जाएंगे। गलत है ये, इसको सही नहीं करेंगे, गलत, रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इसको पढ़िए, दिख रहा है? बताओ, करो इसको जल्दी से। देखिए स्टेटमेंट, क्या कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए? जो कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं उस हड़ताल पर प्रतिबंध लगाओ, और जो उल्लंघन कर रहे हैं उनको कड़ी कार्यवाही करो, उनके खिलाफ कड़ी सजा दी जाए। तो ऐसा तो कथन कहा गया है, तर्क हमें लगाने हैं। तो कह रहा है कि हाँ भैया यही काम करो। यह संगठनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र रास्ता है और यह कर्मचारियों द्वारा संगठन से अपनी कोई भी मांग मनवा लेने का प्रवृत्ति को रोकता है। एकमात्र तरीका, एकमात्र तरीका, एकमात्र रास्ता। गलत, गलत, गलत। क्लियर? एकमात्र रास्ता, एकमात्र तरीका कभी भी सही नहीं हो सकता। दूसरा, बी को पढ़िए। नहीं जी, ऐसा मत करो, बैन मत करो, उन पर सजा मत करो, प्रतिबंध मत लगाओ। यह एक तंत्रीय संगठनात्मक प्रशासन की ओर ले जाएगा और संगठन अपने कर्मचारियों के मूल अधिकारों का पूर्णतः अतिक्रमण करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। दूसरा, क्यों? यह आपसे कह रहा है कि भैया अगर कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, वो हड़ताल कर रहा है। हड़ताल का मतलब क्या होता है? हड़ताल का मतलब होता है कि वो
किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उस काम को करने के लिए नहीं जा रहा कि जी मैं नहीं जाऊंगा काम करने के लिए। कारण कुछ भी हो सकते हैं। मान लो कि कर्मचारियों की 4-4 महीने का वेतन रोक लिया, नहीं दे रही जो है कंपनी कि हम नहीं दे रहे 4 महीने का वेतन, 4 महीने का रोक के वेतन देंगे, तो ये तो मनमानी कर रहे हैं ना। तो मनमानी को रोकने के लिए सभी क्या करते हैं, यूनियन तैयार करते हैं कर्मचारियों की, और वो घर रुक जाते हैं, हड़ताल कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, दिमाग में आती है भाई जो बड़े बड़े कर्मचारियों के ऊपर जो उनके मालिक हैं कि भाई देना चाहिए, नहीं तो काम ही रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर करोगे तो मनमानी करेंगे कंपनी वाले, करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल सही बात है। और यहां कर्मचारियों के जो मूल अधिकार हैं कहीं ना कहीं उनके साथ हनन होगा। तो दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा करेक्ट है, बी होगा सर, वो उसका राइट है, राइट को स्ट्राइक फंडामेंटल राइट। बिल्कुल अक्षय, यू आर राइट, आप सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए। बताइए स्टेटमेंट। Should all the level crossing on the railway line in India be closed down and flyover of subway or subway we build? Should all the level crossing on the railway line in India be closed down and flyover or subway we build? यानी कहने का मतलब है भारत में रेल लाइनों पर बने सभी फाटक बंद कर दिए जाने चाहिए और ओवर ब्रिज या सबवे बनाए जाने चाहिए। रेलवे लाइन है ये हमारी, ये है हमारी रेलवे लाइन। भाई साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो ऊपर फाटक लग रहे हैं ना, जो फाटक लगे हुए हैं, यहां से जो गाड़ी आ रही है, यहां इन फाटकों को खत्म करो, या तो रास्ता बनाओ नीचे से या रास्ता बनाओ ऊपर से फ्लाईओवर, ये काम करो। बात तो सही है, लेकिन बात हमारे कहने से सही नहीं, तर्क दिखाओ, तर्क देखो कौन कौन से। तो पहला तर्क क्या कह रहा है कि हाँ जी ओवरब्रिज बनाओ, सबवे बनाओ, रेलवे फाटक बंद करो, इससे ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आएगी जिनके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, जब रेलवे क्रॉसिंग ही बंद हो जाएंगी, लोग क्या करते हैं, वो फाटक लगा, नीचे से साइकिल लेके जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, नीचे से घुस के निकल गए, उसके आई ट्रेन, खट हो गया काम। जल्दीबाजी में ऐसा होता है। लेकिन अगर ओवर ब्रिज होंगे, फ्लाई ओवर होंगे, तो आदमी क्या करेगा, उसे कोई मतलब नहीं, ट्रेन आए ना आए, सटाक नीचे सटाक जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है पहले। दूसरा क्या कर रहा है, नो, नहीं, इतने सारे ओवरब्रिज सबवे के निर्माण के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि नहीं है। बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ, बिल्कुल सही है ये भी, बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है या नहीं है सही? बहुत से स्टूडेंट कहेंगे नहीं गलत है, सही है भाई ये। एक बात बताओ, अभी तक जो ओवरब्रिज है और फ्लाईओवर है हमारे पास, हम क्यों नहीं बना पा रहे, क्यों नहीं बना रहे? क्या हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि नीचे से निकलो या ऊपर से निकलो, रोड डायरेक्ट मत निकलो? सब जानकारी है। लेकिन एक ओवरब्रिज बनाने में कई करोड़ रुपए लग जाते हैं, लेकिन उस फाटक को लगाने में लाखों में काम हो जाएगा। सरकार के पास पैसा ही तो नहीं है। नहीं तो अगर हमारे पास पैसा हो तो हम अमेरिका से भी अच्छा देश बना सकते हैं, उससे भी ज्यादा विकसित कर सकते हैं। तो सारा खेल पैसे का है। बिल्कुल ये बात हमारी क्या है, करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट, ये हमारे दोनों सही है ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। बताओ क्लियर है? चलिए क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आगे बढ़िए। इसको देखिए, कीजिए आंसर। इसको आंसर कीजिए जल्दी से। पढ़ लिया? क्या कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठने की छूट दी जानी चाहिए? कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठने की छूट दी जानी चाहिए।
यानी कि जो कक्षा 5 तक के बच्चे हैं ना, जो फाइनल अगली क्लास में जब आते हैं तो उसमें बैठने की सबको छोड़ दो कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में कोई भी फेल ना हो बच्चा। कहने का मतलब ये है। तो आपसे पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि हाँ ऐसा कर दोगे तो इससे अभिभावकों का बोझ पर्याप्त रूप से कम होगा। बताओ, कोई बच्चा है आपका, वो पहली दूसरी तीसरी क्लास में बिना पेपर दिए अगर पास हो रहा है तो अभिभावक माता पिता का बोझ कैसे हल्का हो जाएगा? कुछ सोचो, हो जाएगा? नहीं होगा। माँ बाप को क्या मतलब है, तू पढ़ मत पढ़ कुछ भी कर, उन्हें तो केवल फीस देनी है, और फीस तो पेपर दो ना दो जानी जानी है। तो इससे क्या होगा? माँ बाप का बोझ कम या ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा देखिए फटाफट से, दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान दो। बी राइट है, संदीप कुमार कह रहे हैं। चलो, दूसरा कह रहा है कि क्या कक्षा 5 तक के सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठने की छूट दी जानी चाहिए? कह रहा है कि हाँ छूट दो, शिक्षकों को ऐसे विद्यार्थियों का वर्ष भर निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। हाँ छूट दो, शिक्षकों को ऐसे विद्यार्थियों का वर्ष भर निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। भाई वर्ष भर तो मूल्यांकन जरूरी है, इसको बंद करके करना चाहिए। मूल्यांकन तो वैसे भी वर्ष भर कर रहे हैं, बार बार टेस्ट नहीं लेते, महीने में 4 बार टेस्ट ले लेते हैं टीचर। तो ये भी कोई तर्क मजबूत नहीं है कि आप इसको बंद करो क्योंकि हम परमानेंटली टेस्ट लेते रहते हैं। परमानेंटली टेस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि बच्चा बहुत अच्छा है, नहीं, फाइनल रिजल्ट से ही पता लगता है बच्चे का क्या हाल है। तो इसके दोनों ही गलत है, दोनों, बोथ आर रॉन्ग। बात समझ में आ गई? बोथ आर रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। कम तो हो जाएगा बोझ सर, माँ बाप ही तो तैयारी कराते हैं एग्जाम की। अरे नहीं यार, माँ बाप कहाँ तैयारी कराते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो? अगर बोल दिया बच्चे से कि बेटा पढ़ने बैठ जाओ तो ये कोई तैयारी कराना नहीं होता, समझ रहे हो? ट्यूशन क्यों लगाओगे फिर, स्कूल ही क्यों भेजोगे? माँ बाप का बोझ कम हो जाएगा तो केवल बोलना ही तो होता है। तो बोलने में कोई हर चीज के लिए बोलना पड़ेगा ऐसा? तो यार बोझ कम थोड़ी हो जाएगा। तुम सो के उठे, उठ के देखा तो बच्चा तुम्हारा खेल रहा है कूद रहा है, तुमको बेटा पढ़ने बैठ जाओ, ये कोई काम थोड़ी है। अब उंगली लेके तो बैठोगे नहीं ना आप, इतना तो ऐसा तो बेरोजगार आदमी कर सकता है ऐसा काम, तो जिसके पास माँ बाप के पास रोजगार नहीं है बैठ जाएगा फिर बच्चे को लेके कि बेटा आ जा इधर, छोटे से अनार, बड़े से आम, छोटी से इमली। नहीं, जो व्यक्ति बिजी है काम में, जो खुद रोजगार लेके घूम रहा है, तो वो कहाँ बच्चों को पढ़ा पाएगा? खुद सोचो। क्यों भाई? ठीक है, बात समझ गए? हाँ ये भी कर लिया। देखो ये क्वेश्चन था, मैंने बताया था आपको घर से करना है, तो मैं इसको लगाता हूं यहाँ पे, थोड़ा जूम कर देता हूं और उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। लीजिए, ये मैंने लगा दिया स्क्रीन पे, थोड़ा बड़ा भी कर दिया है, जरा पढ़िए इसको, सॉल्व कीजिए। मनोज कुमार, अक्षय, दीक्षा, क्लास 10 मिनट लेट हुई है। तो वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लेंगे। और देखिए मुझे एक बार सभी स्टूडेंट इसका आंसर करें जल्दी से। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या इंटरनेट तक किशोरों की पहुंच को निषिद्ध किया जाना चाहिए? यानी आपसे जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? शुड द टीनेजर्स बी डिनाइड एक्सेस टू द इंटरनेट? यानी जो इंटरनेट की व्यवस्था है उनको, जो किशोर बच्चे होते हैं, किशोर लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, किशोर हैं, तो उन बच्चों तक इसकी जो पहुंच है उसको खत्म कर दो, बैन कर दो। यानी ये बच्चे वहां इंटरनेट की व्यवस्था तक ना पहुंच पाए। तो ये तो कथन था। तर्क क्या कह रहा है? पहला तर्क देखेंगे तो पहला तर्क आपसे कह रहा है कि हाँ, अधिकांश बच्चे विशेषकर किशोर अश्लील विषय वस्तु देखते हुए पाए गए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये कहानी, ये जो तर्क है बिल्कुल मजबूत तर्क है। अधिकांश बच्चे जो हैं वो पोर्नोग्राफी जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को देखते हुए पाए गए हैं। पिछले कई वर्षों में देखेंगे हम तो, पिछले 2016, 17, 18 से जब से इंटरनेट की व्यवस्था बढ़ी है, 18, 19 से तो और ज्यादा मतलब कहानी बढ़ी हुई है। तो ये बिल्कुल तर्क मजबूत है कि भाई जो छोटे बच्चे हैं, किशोर हैं,
उनकी व्यवस्था से दूर करो इंटरनेट को, क्योंकि वो अश्लील मूवी देखते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं। पहला करेक्ट है, तर्क मजबूत है भाई। दूसरा कह रहा है, एक्शन ने आंसर भी दिया है। दूसरा क्या कह रहा है कि नहीं, बैन मत करो, नहीं, इंटरनेट तक पहुंच से वंचित रखने का अर्थ होगा बहुत सी उपयोगी जानकारी से वंचित करना, इनके बजाय पहुंच को नियंत्रित किया जाना चाहिए। देखो ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी पहली भी बात सही है, दूसरी भी। वो कह रहा है कि इंटरनेट से दूर मत करो बच्चों को, क्योंकि उनको जो कई उपयोगी चीजें हैं वो भी नहीं मिल पाएंगी बिना इंटरनेट के। बिल्कुल सही बात है। करंट अफेयर्स, कुछ नई अपडेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, या एजुकेशन से संबंधित कोई और मैटर है, तो इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा, इंटरनेट से तुरंत मिल जाएगा। तो क्या करो, कुछ चीजों को नियंत्रित कर दो। क्या आप अगर पोर्नोग्राफी या वेबसाइट्स को खोलेंगे तो वो ओपन नहीं होंगी, खुलेंगी नहीं, समझ रहे हैं? तो ऐसे काम करिए तो ठीक रहेगा। वेरी गुड। तो दोनों बातें सही हैं इसकी, पहला भी और दूसरा भी, दोनों करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसको करते हैं। बिल्कुल इंटरनेट बेस्ट एक्सेस है, लेकिन जितना अच्छा है उतना गलत भी होता है उपयोगी तौर पे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। क्या सरकार द्वारा विद्यालय के स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए? क्या सरकार द्वारा विद्यालय के स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बना दिया जाना चाहिए? बताओ। जो विद्यालय स्तर हैं उन स्तर तक भी कंप्यूटर को अनिवार्य बनाओ भैया, कंप्यूटर जरूर पढ़ना है सबको, ऐसा करो, ऐसा कहा गया एक कथन में। तर्क क्या कह रहा है? नहीं, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में कंप्यूटर पढ़ाना कठिन हो सकता है। तो देखिए जरा भाई, मुझे एक बात बताइए, अगर सरकार द्वारा विद्यालय के स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, तो कह रहा कि नहीं अनिवार्य मत करो, क्योंकि जो देश के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें स्थित विद्यालयों में कंप्यूटर पढ़ाना कठिन हो जाएगा। बताओ क्यों कठिन हो जाएगा यार? कंप्यूटर पढ़ाना कठिन हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में? हमारे देश का कितना भी ग्रामीण क्षेत्र हो, क्या वहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं है? और लाइट की व्यवस्था भी ना हो, अगर वहां स्कूल है, पढ़ाई चल रही है, तो वहां पे क्या लैपटॉप का यूज नहीं कर सकते? सिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं जा सकता वहां पे? जब टीचर के तौर पे और चीजें, इतिहास, भूगोल या कोई और सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर जा सकता है, तो कंप्यूटर भी पढ़ाया जा सकता है। न केवल कंप्यूटर उपकरण की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर पढ़ने के लिए केवल किताबों से भी ज्ञान लिया जा सकता है। प्रैक्टिकली तो कंप्यूटर की आवश्यकता होगी ही, लेकिन बुकों से भी हमें काफी नॉलेज हो जाती है। जैसे हम छोटे छोटे थे तो हमें खूब अच्छे तरीके से याद है कि एक स्क्रीन पर हमें एक कॉपी, मतलब एक बुक हुआ करती थी, उस बुक में हमें एक चित्र मिलता था, उस चित्र में माउस, मॉनिटर, है ना, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें व्यवस्था मिलती थी, तो हमें पता लग जाता था कि भाई ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है। सीपीयू का भी पता लगा, सीपीयू क्या होता है, यूपीएस का भी किताबों से पता लगा। ठीक है, तो ये पहला तो गलत है कि देश के कई स्कूलों में कठिन हो सकता है। कठिन पढ़ाना कोई कठिन नहीं होगा। क्या कठिन होगा? कुछ नहीं। ये पहला गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग। दूसरा हम देखेंगे, प्रणाम फूलेश्वरी साहू, प्रणाम, कह रहा है कि हाँ, आधुनिकता के युग में कंप्यूटर के बिना काम करना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो लेटेस्ट में चीजें चल रही हैं, इन व्यवस्थाओं को देखते हुए अगर देखेंगे तो कंप्यूटर की नॉलेज के बिना कुछ नहीं कर सकते। अभी आप अगर देखिए, यूट्यूब है, यूट्यूब को कितने बेरोजगार लोगों को यूट्यूब ने रोजगार दिया और अच्छा कमा रहे हैं। जो लोग 10-10, 12-12 हजार की नौकरी करते थे प्राइवेट, वो आज अच्छा अर्न कर रहे हैं थोड़ी मेहनत के साथ। और न केवल यूट्यूब, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप कहीं भी जाएंगे, अगर कहीं एक दुकान के पास, दुकान में जाएंगे आप सामान लेने के लिए, तो वो भी व्यवस्थाएं आसान है। वहां जाएंगे और वो अपने कंप्यूटराइज्ड एक सेंसर लाइट होती है, उसके थ्रू डायरेक्ट उसका पेमेंट वो ऐड करेंगे। हर चीज का पेमेंट देखकर इस तरीके से ऐड करके ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपको कैलकुलेशन करके दे देगा कि भैया इतने रुपए हो गए इसको। और अगर छूट चल रही होगी किसी सामान में तो वो ऑटोमेटिक डिस्काउंट काट के भी आपको वहां पे दे देगा। तो बिल्कुल सही बात है, आधुनिकता के युग में ये परेशानी हो सकती है। और कंप्यूटर से कई फायदे हैं। आप किसी भी स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में, जैसे अच्छे अच्छे स्कूल हैं सीबीएसई बोर्ड वाले,
या बड़ी बड़ी कोई कंपनियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, क्योंकि एक बार मैंने भी इंडिया टुडे कंपनी है उसमें गया था मैं जॉब के लिए। तो इंडिया टुडे में जब मैं गया फर्स्ट टाइम तो उसमें एक वो था, गांव से गए थे तो ठीक ठाक था पढ़ने वढ़ने में तो, लेकिन इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो वहां जाके उस पर एक प्रेस करने वाला, ऐसे थंब प्रेस करो, अंगूठा प्रेस करो तो गेट खुल सॉरी, तो ऐसे थंब प्रेस करो तो गेट खुलता था, और गेट उन लोगों का ही खुलता था जो ऑलरेडी उसमें एनरोल थे, मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी उसमें थंब लगा रखा था। तो उसमें जैसे ज्वाइनिंग हुई हमारी तो 15 दिन तक तो हम दूसरे व्यक्तियों ने, जो वहाँ गार्ड बैठा हुआ करता था वो खोलता था ऐसे हाथ लगा के। लेकिन जब 15 दिन बाद सिलेक्शन हो गया, वहाँ ज्वाइन लेटर मिल गया हमें, तो हमें खुद एक कार्ड दे दिया था, और थम्स जैसे हम टच करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक गेट खुलता था, लॉक उसका, है ना। तो ये चीजें थी, कंप्यूटर व्यवस्था से बहुत आसान है, किसी व्यक्ति को जरूरी नहीं कि वहाँ पे सेफ्टी के लिए बैठाया जाए, डायरेक्ट आप जाओ खोलो उसको, चल दो अंदर। नेक्स्ट, आगे इसका आंसर कीजिए फटाफट से, बढ़िया प्रश्न है, पढ़िए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। पढ़िए। अनुष्का, क्लास आज लेट हो गई थी ना बच्चे, आज क्लास 10 मिनट लेट थी, कुछ टेक्निकल इशू था, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, जो आपकी एक क्वेश्चन लगे हुए हैं ना, ये डाउनलोड नहीं हो पा रही, ड्राइव नहीं खुल रहा था, पता नहीं क्या कारण हुआ। लेकिन फिर 10 मिनट में मैंने टेक्निकल टीम का लड़का बुलाया और उसने ओपन करी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है शुड हैंड बैग ऑन ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट बी परमानेंटली बैंड, यानी आपसे ये कह रहा है क्या सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में हाथ के थैलों पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जानी चाहिए। जो हाथ के थैले होते हैं बड़े खूबसूरत से, आपने देखे होंगे, ज्यादातर इस्तेमाल जो करती हैं महिलाएं इस्तेमाल करती हैं अपनी फैशन के दौर में, है ना। तो इस तरीके से एक बना हुआ होता है, उसको ऐसे लटका लिया जाता है हाथ में, बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत महंगे महंगे भी होते हैं यार। ये तो आपको पता लगेगा जब शादी हो जाएगी तब खरीदना पड़ेगा, तब महसूस होगा। और ये सी के कंपनी है ना, कैल्विन क्लेन टाइप की कंपनीज होती हैं, और महंगी महंगी कंपनियां भी हैं बहुत। तो ये थैला होता है हाथ का थैला, तो आपसे कह रहा है कि हाथ के थैला को स्थायी रूप से, यानी कि परमानेंटली इस पर रोक लगा दी जाए, ठीक है, परमानेंटली इसको बंद कर दिया जाए कि कोई भी हाथ में थैला लेके नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, पहला तर्क पढ़िए। जी नहीं, आप इस पे रोक मत लगाइए, इससे बहुत असुविधा होती है, क्योंकि लंबी दूरी की उड़ानों में न्यूनतम जरूरतों की चीजें ले जानी पड़ती हैं। भाई इससे बहुत असुविधा होती है, क्योंकि लंबी दूरी की उड़ानों में न्यूनतम जरूरतों की चीजें ले जानी पड़ती हैं। मान लो आप लिपस्टिक ले गए और आपके पास बैग नहीं है, तो कहाँ रखोगे भाई, लंबी उड़ान है, जरूरत पड़ जाती है कभी कभी वोट वोट लाल करने की। अच्छा खैर छोड़िए, फेयर एंड लवली की तो जरूरत पड़ी जाती है, मुंह धो के आए थोड़ा रंग काला पड़ गया तो लगा लो हल्की हल्की, है, मजाक चल रही है, चलो छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, फोन लेके गए और फोन को आप जेब में रखें, पॉकेट में रखेंगे, थोड़ा अजीब सा लगेगा जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, गाड़ी उसमें बैठे हुए हैं जहाज में। तो एक बैग होगा आपके पास, छोटा सा थैला होगा, तो आप उसमें फोन को रख सकते हैं, चार्जर को रख सकते हैं, जरूरतों की सामान और भी चीजें, कोई पेन हो सकता है उसको रख सकते हैं, या अदर कोई चीज हो सकती है उसको रख सकते हैं। तो क्या होगा, जरूरतों की चीजें आप कैसे रख पाओगे अगर बैग नहीं होगा, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं इसको बंद मत करो, असुविधा होती है, क्योंकि लंबी दूरी की उड़ानों में न्यूनतम जरूरतों की चीजें ले जानी पड़ती है, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है कि हाँ, यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। एक बात बताइए मेरे भाई, कि यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा क्या उस बैग से हो सकती है, क्या क्या उससे सुरक्षा हो सकती है, उसको व्यक्ति कोई लेके जाए या ना लेके जाए, उससे कोई सुरक्षा पे फर्क पड़ता है, बताओ क्या फर्क पड़ेगा भाई। आप जैसे ही एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं, तो एंटर करने के साथ ही आपकी चेक इन शुरू हो जाती है, वो बैग हो,
कुछ भी हो आपके पास, ऊपर से नीचे तक सारा चीजें चेक हो जाती हैं। तो उस बैग में तुम क्या हथियार लेके जा सकते हो? कुछ नहीं, क्योंकि चेक हो जाएगा बैग तो ऑटोमेटिक, तो उससे कोई सुरक्षा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा गलत है। फर्स्ट इज राइट, सेकंड रॉन्ग। तो बताओ, ए करेक्ट है, अक्षय का आंसर सही है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखिए, पढ़िए, सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत। वेरी गुड वीरेंद्र कुमार, आंसर दो बच्चे। देखिए, फूलेश्वरी दीक्षा दीक्षित, पढ़िए। आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट, कथन, क्या देश के सभी विश्वविद्यालयों को अंक देने की व्यवस्था के बजाय ग्रेड व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए? यानी वो कह रहा है कि भैया जो अंक देते हो ना, कि किसी के 100 में से 40 नंबर आए, 100 में से 70 नंबर आए, ये व्यवस्था मत रखो, ये व्यवस्था मत रखो। आप क्या करो, केवल ग्रेड दो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, या कुछ और भी ग्रेड हो सकते हैं, ए प्लस ए माइनस, ऐसे भी ग्रेड आप रख सकते हैं, इवन वो अलग बात है। तो कह रहा है भैया नंबर मत दो, आप 71 72 74 नंबर जो दे रहे हो, नंबर मत दो, ग्रेड का मतलब रखो सीधा सीधा, ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, सी ग्रेड आया, इस तरीके से। तो कह रहा है कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए। इससे अंकों की एक निश्चित सीमा के भीतर आने वाले छात्रों को एक समान स्तर का माना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई, किसी व्यक्ति के 100 में से नंबर आए 70 और किसी व्यक्ति के आए 60 नंबर, और इनको एक ग्रेड बी के अंदर रख दिया जाए मान लो, तो इसका और इसका पता नहीं लगेगा कौन सा ग्रेड है, मतलब ये नहीं पता लगेगा कितने नंबर है, तो इनको समान निगाहों से देखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जो निगाहें होंगी वो समान होंगी। क्लियर है? जो निगाहें होंगी वो समान होंगी, होंगी या नहीं होंगी? तो भैया इनको समान निगाहों से देखा जाएगा। किसी के मान लो किसी के 99 नंबर है 100 में से, ठीक है, किसी के 99 नंबर हैं और किसी के हैं 85, और इनको रख दिया गया ए ग्रेड के अंदर, तो भैया इन सबको तो बराबर आंखों से देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा। तो पहला तर्क बिल्कुल मजबूत है भैया, कि इससे अंकों की एक निश्चित सीमा के भीतर आने वाले छात्रों को एक समान स्तर का माना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है नहीं, इससे चयनित विद्यार्थियों की सूची बनाते समय उनका स्थान तय करने में कठिनाई होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है जी? वो इसलिए सही है मेरे भाई, एक बात बताओ कि आप किसी के नंबर आए 70 और किसी के नंबर आए 60, आपको ये तो पता लग गया कि ये ग्रेड बी के अंदर आएंगे, लेकिन मेरे भाई आपको ऐसे कैसे पता लगेगा कि अब केवल 2 ही वैकेंसी है हमारे पास, 2 लोगों को ही हमने जॉब देनी है, और जो है 2 व्यक्ति ऐसे आए जिनके नंबर 70 थे और 2 व्यक्ति ऐसे आए जिनके 60 नंबर थे, व्यक्ति हो गए 4, हमको 4 में से 2 चुनने हैं। कैसे चुनेंगे? इन चारों के पास तो बी ग्रेड है, हम कैसे चुन सकते हैं? तो उन्हें चुनने का तरीका है कि आपको अगर ऐसे पता होता कि इन 2 व्यक्तियों के 70-70 हैं और 2 व्यक्तियों के 60-60 हैं, तो हम 60 वालों को निकाल के 70 वाले दोनों को ले लें, तो क्या होगा? बिल्कुल उनको चयन करने में दिक्कतें आएंगी। जब फॉर्म भरते हैं तो जब लिस्ट लगती है कि भैया किसी के 99.9 नंबर थे, किसी के 97.3 नंबर थे, तो पॉइंट नंबर से भी लोग रह जाते हैं सिलेक्शन में। तो इसका बिल्कुल बात सही है। दूसरी, इससे चयनित विद्यार्थियों की सूची बनाते समय उनका स्थान तय करने में कठिनाई होगी। बिल्कुल सही बात है, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही बात सही है, दोनों ही बात सही है। अगला प्रश्न देखिए, आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराया है। बताइए इसको, आपसे क्या करा है, ध्यान से देखो।
देखिए, should there be a complete ban on the telecast of adult movies on television? यानी क्या टेलीविजन पर वयस्क फिल्मों को प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? जो वयस्क मूवी होती हैं, वयस्क मूवी, वयस्क फिल्म जो होती है, वयस्क मतलब +18 के बच्चे ही उसको देख सकते हैं, व्यक्ति देख सकते हैं, जो 18 साल से अधिक उम्र के। कुछ ऐसे सीन होते हैं सेंसिटिव जो छोटे बच्चों को नहीं देखने हैं, जिनको थोड़े, जिनकी एज ठीक ठाक है वो ही देख सकते हैं, जो शादीशुदा हो चुके हैं या शादी के लायक हो चुके हैं, जिनको जानना जरूरी भी होता है थोड़ी बात चीजों को। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो खैर इनसे दूर ही रहना चाहिए वयस्क मूवियों से, क्योंकि मैंने देखा है कई बार क्या होता है कि कोई मूवी है, ग्रेड देखा नहीं, कुछ ग्रेड क्या होती हैं, UR ग्रेड होती हैं, कुछ A ग्रेड होती हैं, कुछ B ग्रेड मूवीज होती हैं। आप गए भैया, आपने देखा कि वयस्क फिल्म का टैग लगा हुआ था कि ये वयस्क लोगों के लिए है, और चले गए मम्मी पापा के साथ। जैसे ही वहां पे कुछ खतरनाक सीन आए, फिर क्या होता है, मुंडी नीचे हो जाती है, तो बेटा ये क्या आ गया इसमें। तो कम से कम जब भी मूवी देखने जाओ तो ये देख लो कौन सी ग्रेड इसको मिला हुआ है, +18 है, कौन कौन इसको देख सकते हैं, फैमिली के साथ देखी जा सकती है। नहीं, आशिकी 2 मूवी चल रही है, आशिकी मूवी चल रही है, और तुम पिताजी के साथ चले गए तो निगाहें तो अपने आप नीचे हो जाएंगी, समझ रहे हैं? तो इसकी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। दूसरी बात कह रहा है कि टेलीविजन पर वयस्क फिल्मों को बंद कर दो, नहीं आनी चाहिए टीवी पे। तो आपसे पहला कह रहा है कि हाँ जी, ऐसी फिल्में बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बताओ, ऐसी फिल्में बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 15वां क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो भैया बताओ इसका आंसर क्या करोगे आप, फटाफट बताओ। दूसरा पढ़ो, दूसरा पढ़ो, दूसरा। चलिए, दूसरा कह रहा है आपसे कि नहीं, इसकी जगह इसका प्रसारण किसी ऐसे नियम समय पर किया जा सकता है जब बच्चे आमतौर पर घर से बाहर होते हैं। तो बताइए, पहली बात तो यह है कि आपसे कह रहा है कि हाँ जी बैन कर दो, बंद कर दो ऐसी मूवी आनी, क्योंकि ऐसी फिल्में बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं और उनके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भैया ऐसी मूवी बिल्कुल डालती हैं, प्रभाव तो डालती हैं बच्चों पे। जैसा देखेंगे आज, आप खोल के देखें कोई भी वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबकी हालत खराब हुई पड़ी है। ऐसे ऐसे डांसर हैं कि उनके डांस को देखते देखते फिर 1-2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, और मेंटलिटी भी हमारी शक्ति खराब होती है, और ना पढ़ने में मन लगता है फिर, ना कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी गंदगी भर दी जाती है जो कि इतनी नहीं होनी चाहिए एक समय पर। तो यहां पर कह रहा है कि बच्चों के जो है सभी हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सर्वोच्च प्राथमिकता बिल्कुल दी जानी चाहिए। लेकिन भैया ये क्या कह रहा है आपसे, वयस्क फिल्मों को, ठीक है बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता दो, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो 21-22 साल के हैं जिनका मन करता है ऐसी चीजें देखने का, वो क्या करें, उनको भी तो देखा जाएगा। थोड़ी रोमांटिक मूवी होगी तो मजा भी आएगा देखने में उसको, लड़ाई झगड़े से कब तक काम चलेगा। तो ऐसा नहीं है, जब उस पर लिखा हुआ है कि भैया ये +18 के बच्चे देख सकते हैं, ये एडल्ट मूवी है, एडल्ट मूवी है, और ऐसी एडल्ट मूवी का पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि ये चैनल पे एडल्ट मूवीज आती हैं, तो उनको मत खोलो। प्रसारण तो करेगी सरकार या कोई भी कंपनी, जरूर करेगा, बोर्ड भी करेगा, सेंसर बोर्ड क्यों नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चों के हितों को हम बिल्कुल देंगे प्राथमिकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी प्राथमिकता के लिए हम एडल्ट मूवीज को बैन कर दें, ये तो कुछ नहीं है, गलत है। ठीक है, क्यों बैन है, क्यों गलत है ये, इसलिए गलत है क्योंकि उस पर लिखा रहा होगा पहले कि +18 है, एडल्ट मूवी है, बच्चे इसको ना देखें। ठीक है, चलो दूसरा, कोई सा भी सही नहीं लग रहा, अक्षय कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इसकी जगह इसका प्रसारण किसी ऐसे नियम समय पर किया जा सकता है जब बच्चे आमतौर पर घर से बाहर होते हैं। तो बताइए मेरे भाई, एक बात बताओ मुझे, क्या कोई ऐसा समय हो सकता है कि जब बच्चे घर से बाहर हों, आप ऐसी मूवीज देख रहे हो? तो बच्चे घर से बाहर कब हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। मान लो कॉलेज स्कूल चले गए और
आप देखने लग रहे हो मूवी, पीछे से आके एकदम धप्पा लगा दिया, फिर क्या होगा? तो ऐसा कोई नियम समय नहीं होता है कि बच्चे घर से बाहर होंगे तभी आप मूवी देखेंगे, ये कोई तर्क थोड़ी है यार। दोनों गलत हैं, बोथ आर रॉन्ग। बिल्कुल सही कह रहे थे आप, दोनों ही गलत हैं। अक्षय बिल्कुल सही। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़े, इसको करिए। पढ़िए इसको, करो जल्दी। कथन कह रहा है, क्या उच्च शिक्षा के संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए कोटा आरंभ करना सामाजिक न्याय करने की सही युक्ति होगी? यानी जो उच्च शिक्षा के स्थान है, संस्थान है, जो बड़े बड़े जैसे आईआईटी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एमबीबीएस कॉलेज हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा के जो भी यूनिवर्सिटी या संस्थान है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कोटा आरंभ करना चाहिए। उनको मतलब कुछ जो है छूट दे दी जाए, ठीक है, उनको कुछ कोटा दे दिया जाए, छूट दे दी जाए। ऐसा सामाजिक न्याय करने का सही युक्ति होगी, ऐसा कहा गया है, तर्क कथन में कहा गया है। तर्क कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, इससे अनारक्षित वर्गों के लिए बहुत कम स्थान बचेंगे। जो योग्य उम्मीदवार विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थी के लिए अनुचित होगा। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है, सही है ना भाई। आप एक बात बताइए कि कुछ ऐसे एससी एसटी को हम आरक्षण दे देते हैं, है ना, तो आरक्षण हमने किस हिसाब से दिया था कि लोग गरीब थे, लोग गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कमजोर वर्ग के थे, तो छूट दे दी हमने। अब वो क्या है, लोग आगे बढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, और आज एससी एसटी को देखा जाए तो छूट दे रहे हैं हम किस आधार पे, कि उसकी जात को देखते हुए, उसकी जात जो है, उसकी कास्ट जो है कौन सी है। जबकि गरीब तो हर कौम में है, वो कोई भी हो सकता है, ओबीसी वर्ग का, जनरल वर्ग का, एससी वर्ग का। मेरे हिसाब से तो जो छूट देनी चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, वो गरीब को देना चाहिए, वो कोई भी हो, जो पढ़ नहीं सकता, स्कूल नहीं जा सकता, ऐसे लोगों को कुछ छूट दी जाए, ना कि ऐसे लोगों को छूट दी जाए कि एससी के नाम पे, एसटी के नाम पे। तो गलत है वैसे मेरे हिसाब से। और अगर ऐसे एससी एसटी के एक्ट के हिसाब से, एससी के हिसाब से या एसटी के हिसाब से अगर छूट दे दी जाए, तो मान लो कोई जर्नल का व्यक्ति है, आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, पिछड़ा, मतलब बहुत बेकार है, घर से गरीब है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, उसको जरूरत होगी 100 में से मान लो कि 85 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चंस की, और दूसरा व्यक्ति है पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है, घर से भी अच्छा खासा पढ़ा, उसको 70 नंबर 65 नंबर पे सिलेक्शन मिल गया। तो ऐसा कहीं ना कहीं उन लोगों को बड़ा दिक्कत होगा जो आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से। तो ये बात क्या है, कह रहा है कि नहीं, इससे आरक्षित वर्गों को के लिए बहुत कम स्थान बचेंगे, जो योग्य उम्मीदवार विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए अनुचित होगा। बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं, लग तो दोनों सही रहे हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेकंड सही है, नहीं फर्स्ट भी सही है। दूसरा कह रहा है कि हाँ, उन्हें अवसर प्रदान करना आवश्यक है ताकि वे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के स्तर तक आ सकें, यह भी बात सही है भाई। ये जो आरक्षण दिया गया था, जो आरक्षण दिया गया था एससी वर्ग के लोगों को या एसटी वर्ग के लोगों को, क्यों दिया गया था, या ओबीसी के लोगों को, क्योंकि ये पिछड़े हुए थे पहले। जो जर्नल वगैरह के हैं वो तो राजा महाराजा अच्छी अच्छी पोस्ट पे हुआ करते थे, ब्राह्मण वगैरह, तो ओबीसी एससी एसटी ये लोग हुआ करते थे मेहनत करने वाले, पढ़े लिखे कम हुआ करते थे, काम किया करते थे ज्यादा। तो ये क्या थे, बहुत पिछड़े थे, ज्यादा इनका ना सरकारी नौकरियों में ना किसी चीज में, मतलब बहुत ज्यादा आगे हाथ नहीं था। तो क्या सरकार ने क्या किया कि इनको आरक्षण देना शुरू कर दिया कि भाई कुछ दिनों तक, 10-20 साल तक इसको आरक्षण को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये भी बराबर पे आ जाएंगे, फिर आरक्षण को खत्म कर देंगे। लेकिन अभी क्या इशू बन गया राजनीतिक, अगर आप किसी का आरक्षण हटाएंगे तो भी सरकार गिर जाएगी, किसी को आरक्षण देंगे तो भी सरकार गिर जाएगी। तो ये अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है।
तो ये मुद्दा SC ST का जो भी ये है मुद्दे, वो अब नहीं रहे कि कौन आर्थिक रूप से कमजोर है, कौन क्या है, जो चला आ रहा है वही चल रहा है आगे। अपनी वोट बैंक के लिए सरकार ऐसा करती जा रही है। खैर वो अलग इशू है, उस पर हमें चर्चा करनी नहीं है। इसको देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसको करिए आंसर। करिए फटाफट। क्या हमारे देश के कुछ अवसरों को छोड़कर आतिशबाजी सहित पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? बताओ फटाफट। पढ़ो जल्दी से। अनुष्का, अकेले अनुष्का देख रहे हैं क्लास को, बाकी सब मजे में है। बताओ बताओ, कोई तो बताओ। देखो करते हैं, आपसे कह रहा है कि क्या हमारे देश में कुछ अवसरों को छोड़कर आतिशबाजी सहित पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? तो आपसे कह रहा है तर्क पहला कि नहीं, लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियों को प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति होनी चाहिए। गलत, गलत। ऐसे थोड़ी कि तुम्हें खुशी हो रही है, शादी में जा रहे हो तो डीजे बजा रहे हो, रोड पे खड़े होके, GT रोड पे खड़े होके, लाख के 3 पैग बलिए चल रहा है। मामला ऐसे थोड़ी होता है। नहीं देखा तुमने? GT रोड पे खड़े हो जाएंगे, गाड़ी लेके जा रहे हैं, और पीछे की खिड़की खोल ली और लाख के 3 पैग बलिए चल रहा है, उसमें पैग वैग लगा रखे हैं, दारू वारू लगा रखी है, और डीजे बज रहा है फुल आवाज, मतलब साउंड बेस इतना होता है गाड़ियों में, चल रहा है, डांस कर रहे हैं रोड पे खड़े होकर, पीछे से आया कोई ट्रक वाला तोड़ गया, तो ये मनपसंद थोड़ी काम करोगे। अभी डीजे भी आप 10 बजे से ज्यादा नहीं बजा सकते हो, डीजे जो होता है उसको भी रात को 10 बजे से ज्यादा नहीं बजा सकते हो। क्यों? शादी तो हो रही है किसी एक व्यक्ति के घर, डीजे से परेशान पूरा गांव पूरा शहर हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है कोई, ना सोने दे रहे, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अगर लोगों को आनंद उठाने का पूरी अनुमति दे दी जाए ना, तो आनंद मतलब पृथ्वी को सर पे उठा लेगा आदमी, ऐसी हालत कर देगा। तो थोड़ा समझो इस बात को भी, ठीक है? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत सुंदर, जोरदार। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है आपको। दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा? क्लियर नहीं दिख रहा तो क्लियर दिख जाएगा, इंटरनेट का इशू होगा थोड़ा सा, बाद में आप देखना तो पिक्सल्स को बड़ा करके, स्क्रीन को बड़ा करके देखना। यहाँ लाइव क्लास में पिक्सल्स कम ज्यादा करने का ऑप्शन नहीं होता है। देखिए प्रश्न कह रहा है पहले कथन को पढ़ो। क्या हमारे देश में कुछ अवसरों को छोड़कर आतिशबाजी सहित पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? तो कह रहा है दूसरा, हाँ जी, पटाखे चलाने से बहुत ज्यादा ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है, ध्वनि ज्यादा है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को दिल की बीमारी है, उसके छाती पे अगर जाके डीजे चला दो तो वैसे मर जाएगा, वैसे बुजुर्ग है तो परेशान हो जाएगा। तो दूसरी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसको करिए। पढ़िए इसको। चलो बहुत ही सुंदर, जोरदार। आपसे क्या कह रहा है, क्या विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में कैलकुलेटरों के प्रयोग का अनुमति दी जानी चाहिए? यानी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं
उन यूनिवर्सिटीज में एग्जाम या परीक्षाओं के लिए कैलकुलेटर दे दो, कैलकुलेटर दे दो। तो आप देखिए, पढ़िए जरा। कह रहा है कि हाँ जी, कंप्यूटर युग में हाथ से गणना करना या हाथ से गणनाएं करने की जरूरत नहीं है और केवल पद्धति के ज्ञान को महत्व दिया जाना चाहिए, है ना। तो आपसे क्या कह रहा है कि हाँ जी, देयर नो नीड टू डू मैनुअल कैलकुलेशन इन द एरा ऑफ कंप्यूटर्स, ओनली द नॉलेज ऑफ मेथड शुड बी गिवन इंपोर्टेंस। क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? 18वां क्वेश्चन बताइए। भाई एक बात बताओ, आपसे कह रहा है कि विश्वविद्यालय में जो परीक्षाओं पे कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति दे दो। तो कह रहा है कि हाँ, कंप्यूटर के युग में हाथ से गणनाएं करने की जरूरत नहीं है और केवल पद्धति के ज्ञान का महत्व दिया जाना चाहिए। बताओ, केवल आपको मेथड पता हो, केवल आपको मेथड पता हो और बाकी आपको हाथ से गणनाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं, हाथ से गणनाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जरा, पढ़िए। कह रहा है कि हाँ, कंप्यूटर के युग में हाथ से गणनाएं करने की जरूरत नहीं है। देयर नो नीड टू मैनुअल कैलकुलेशन इन द एरा ऑफ कंप्यूटर्स, ओनली द नॉलेज ऑफ मेथड शुड बी गिवन इंपोर्टेंस, और केवल पद्धति के ज्ञान को महत्व दिया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है भाई, पहला जो है वो करेक्ट है, पहला करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट इज राइट, पहला करेक्ट है भाई। हाथ से गणनाएं करने की कोई जरूरत नहीं इस समय में, आपको इस समय में हाथ से गणनाएं करने की कौन सी आवश्यकता है? बताओ, कोई जरूरत नहीं है ना। आपको केवल नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। आप जाते हैं दुकान पे बैठेंगे, किसी भी दुकान पे बैठ जाए आप, तो एक हाथ में कैलकुलेटर लगा होता है, तो उसमें अगर कोई नया लड़का बैठा होगा तो यहाँ पे इस तरीके से एक डिस्प्ले होती है और यहाँ नंबर लिखे होते हैं, कि ऐसे करके लिखे होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे ऐसे करके या कुछ प्लस माइनस के ऐसे साइन होंगे कि भैया कितने का लिया आपने, कि 20 रुपए का ये लिया, 30 रुपए का ये लिया, 40 रुपए का ये लिया, कितने रुपए हो गए? 100 रुपए हो गए जी। तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार तो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लिया उसको, फिर उन्हें इस पे विश्वास नहीं होता, वो क्या करेंगे, फिर कॉपी पे लिखेंगे 20 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए बराबर 100 रुपए हो गए बेटा। फिर इसको एक बार और देखते हैं, 0 0 0, ठीक है, 4 और 2 6 और 4 और 2 6, 6 दूनी 12, अरे ये तो गलत हो गया भाई कैलकुलेशन, 120 है ये तो, 60 और 60 120। तो ऐसे चेक करते हैं, लेकिन यहां मिस्टेक हो सकती है हाथ वाले सिस्टम से, कंप्यूटराइज जो सिस्टम होता है उससे कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। बात समझ गए? नहीं, एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। क्या विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में कैलकुलेटरों के प्रयोग की अनुमति दी जानी? एक सेकंड, एक सेकंड, सभी परीक्षाओं की बात कर रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, देखो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीजें हमने नहीं देखी, ये बिल्कुल सही बात, सभी परीक्षाओं में, परीक्षाओं की बात कर रहा है, ये गलत होगा। ग्रेट, हमने ऊपर नहीं देखा, हमने केवल ये देखा कि यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम्स हैं उनको, नहीं सभी एग्जाम्स में, तो ये गलत है। सभी एग्जाम्स है ना, ऑल, ये बिल्कुल गलत है, सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या नाम है आपका? अक्षय, बिल्कुल सही, ये गलत है भाई पहला, ठीक है। सभी एग्जाम्स में कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। पद्धति के ज्ञान के साथ साथ हमें इस तरीके का ज्ञान भी होना चाहिए कि हम जो है उसे मैनुअली कैलकुलेशन भी कर सकें। अच्छा, ये यहाँ पे परीक्षा ना होता, मैंने परीक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया यार, परीक्षा नहीं होता, कोई और चीजें होती तो इसमें बिल्कुल यूज होता, तो ये गलत है, ठीक है। परीक्षा में हम इसको काम को कामयाब नहीं करेंगे, परीक्षा में जरूरी है कि हम हाथ से गणना करें। फिर पद्धति का ज्ञान कैसे होगा हमें कि इसे पद्धति की नॉलेज है? बताओ, नहीं होगा ना, फिर तो कंप्यूटर पे सारी चीजें देख लेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा भी ध्यान कहीं और ही चला गया, किसी और ही तरफ चला गया, मूव हो गया। खैर, दूसरा कह रहा है कि नहीं, छात्रों के हाथ से गणनाएं करनी चाहिए ताकि वे अवधारणाओं को समझ सकें। ये बताओ। नो, स्टूडेंट शुड बी to do the manual calculations so as to understand the concepts। ये बताओ सही है गलत है? दूसरा फटाफट बताओ, दूसरा सही है गलत? दूसरा बताओ, दूसरा गलत है,
दूसरा गलत है। आपसे कह रहा है कि आपको हाथ से गणनाएं करनी चाहिए तभी आप अवधारणाओं को समझ सकते हैं, या कि नहीं आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए तभी आप कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे, तभी आप कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। यानी कैलकुलेशन से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं? नहीं भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना, कॉन्सेप्ट आता है तो आप कैलकुलेशन या कोई चीज सीख सकते हैं, अवधारणा करना आप सीख सकते हैं। अगर आपको अवधारणाएं आती हैं तब आप गणना करना सीख सकते हैं। जब आपको ये नहीं पता कि प्लस माइनस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है जोड़ने घटाने का, तो कैसे आप जोड़ घटा सकते हो? तो कॉन्सेप्ट जरूरी है कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी गलत है, बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत है, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, देखिए जरा, करिए इसको। बताइए, आपसे कह रहा है क्या नगर विकास प्राधिकरण को शॉपिंग मॉलों के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी? यानी जो, क्या नगर विकास प्राधिकारियों को शॉपिंग मॉलों का निर्माण जो है ना, जो शॉपिंग मॉल हैं उनके निर्माण को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप छोटी दुकानें बंद हो जाएंगी? तो तर्क क्या कह रहे हैं, तर्क देखो जरा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें। कह रहा है कि जी हां, शॉपिंग मॉल में सभी चीजें एक ही छत के नीचे सस्ती दर पर मिल सकती हैं। बताओ, शॉपिंग मॉल में सभी चीजें जो है, सभी चीजें जो है सस्ती दर पर मिल सकती हैं? बताओ, इसका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 19 का, 19 का। शॉपिंग मॉल के नीचे पहली बात तो सभी चीजें नहीं मिल सकती हैं, ध्यान दो, सभी चीजें थोड़ी मिल जाएंगी शॉपिंग मॉल में, सभी चीजें मिल जाएंगी ना। दूसरी बात, एक ही छत के नीचे मिल जाएंगी लेकिन सस्ती भी नहीं होंगी। शॉपिंग मॉल में जरूरी सस्ती हो, खूब महंगी होती है, सस्ती नहीं होती चीजें, तो पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं, बहुत से लोगों के लिए रोजमर्रा की खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल में जाना सुविधाजनक नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, दूसरी बात सही है। भाई एक बात बताओ, आप माचिस लेने जा रहे हो, एक माचिस लेने जा रहे हो, क्या मॉल में जाओगे? आप 100 ग्राम चीनी लेने के लिए जा रहे हो, क्या मॉल में जाओगे? 100 ग्राम तेल लेके आना है आपको, क्या आप मॉल में जाओगे? क्या एक केवल झाड़ू खरीदने के लिए आप मॉल में जाएंगे? क्या आपको 10-11 रुपए के प्रसाद बांटना है, मॉल में जाओगे? नहीं। तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भैया, खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल में जाना सुविधाजनक नहीं है। दूसरी बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। अब एक क्वेश्चन आपको देंगे हम घर के लिए, इस क्वेश्चन को देख लेना, इसको करना आप लोग, और कल हम पूछेंगे आपको, कल बताएंगे इस क्वेश्चन को, और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को इसके और भी भाई चाहिए कि हमें सर इसी की कुछ 1-2 क्लास और करवा दें, तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट रीड कर लूंगा बाद में कि सर इसी के और भी 1-2 करवा दो, 1 क्लास और करवा दो, तो मैं एक और क्लास लगभग 10 क्वेश्चन की करवा दूंगा। बाकी 20 क्वेश्चन इनफ है, 20 क्वेश्चन बहुत हैं, यकीन मानिए आप इन 20 से बहुत चीजों को सीख पाए होंगे। इसको कर लेना आप। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर सबको, धन्यवाद।